मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेजी अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने इस अध्याय में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया, इसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के बारे में पढ़ा था। कल हमने संशोधनों की 3 श्रेणियों में बांटा था, जिसमें पहले संशोधन थे वो तकनीकी और प्रशासनिक प्रवृत्ति के थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। इनको हम एक बार पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो संविधान के मूल उपबंधों को, ये जो पहली श्रेणी के जो संशोधन है वो तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से है। तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से इन्हें महत्वपूर्ण बनाया गया है। तो प्रथम जो संशोधन की प्रक्रिया है या प्रथम श्रेणी में वे संशोधन आते हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। और ये संविधान के मूल उपबंधों को, इनका उद्देश्य क्या होता है? संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाना, उनकी व्याख्या करना। जो प्रथम श्रेणी के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो तकनीकी या प्रशासनिक होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रिया है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति। जो प्रथम श्रेणी के जो बेटा संशोधन है वो तकनीकी या प्रशासनिक है। इनका उद्देश्य संविधान को अधिक स्पष्ट करना, उसकी मौलिक व्याख्या करना, कानून को स्पष्ट करना है। तो इन्हें हम तकनीकी रूप से संशोधन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन उपबंधों से संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल अनुच्छेद है, मूल उपबंध है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। कल बेटा हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में, जो 15वां संविधान संशोधन है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की आयु थी उसको 60 से बढ़ाकर 62 साल किया गया। ये एक तकनीकी बदलाव था, यह प्रशासनिक बदलाव था, एक छोटा मोटा बदलाव था, जिसका संविधान के मूल उपबंधों से या संविधान के मूल उपबंधों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन बढ़ाने से संबंधित जो 54वां संविधान संशोधन है वो इसी बात का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम, जैसा मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, विधायिका में जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों को लेकर है। जैसा बच्चों आपको पता है, हमारे मूल संविधान में जो आरक्षण की बात थी वो बेटा केवल 10 वर्ष के लिए कही गई थी, क्योंकि ये जो वर्ग थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। यदि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती। इसलिए इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात अगले 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ाना आवश्यक समझा गया, इसे बढ़ाना जरूरी माना गया। इसको लेकर अब तक 6 संशोधन भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य, जो आरक्षण संबंधी जो उद्देश्य रहा है, उसमें कोई प्रभाव या जो मूल उपबंध है बेटा उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मूल उपबंध में आरक्षण की बात थी बेटा, वो केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से उन्हें पिछड़ा
माना गया, उनकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर माना गया, इसलिए प्रति 10 वर्ष के पश्चात पुनः अगले 10 वर्ष के लिए उनको आरक्षण का लाभ देना बहुत अधिक आवश्यक था। इसलिए आगामी 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाना आवश्यक माना गया और इस संबंध में अभी तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं। लेकिन इन संशोधनों के बावजूद भी जो संविधान का मूल ढांचा है बेटा, संविधान के जो मूल उपबंध है, उन मूल उपबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है, या संविधान के जो मूल उपबंध है वो बेटा ज्यों के त्यों आज भी बने हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है, मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है, वो जो कि त्यों बने हुए हैं। क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है बेटा? मूल संविधान में माना गया है कि हमारे देश में हमारी संसदीय व्यवस्था, आपको पता है हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया है। मूल संविधान में ये माना है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हमारे जो संसदीय प्रणाली उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। मंत्रिपरिषद सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, बिल्कुल है। और इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया जिसमें अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह 74(1) में यह स्पष्ट किया गया है। सामान्यतः ये तो है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन बाध्य कर दिया गया 74(1) के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता। संविधान के मूल उपबंधों में कहा गया है कि राष्ट्रपति सामान्यतः, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में बेटा जैसा आपको पता है राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का हेड जरूर होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद के अनुसार या सलाह से कार्य करता है। लेकिन इस संबंध में जो संविधान के मूल उपबंध है उसमें 74(1) जोड़ा गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति, ये स्पष्ट किया गया है 74(1) के अनुसार कि राष्ट्रपति हर स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करे। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा गया है, बिल्कुल देखा गया, क्योंकि संविधान के मूल उपबंध है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह है वो मानता है और राष्ट्रपति जो बनता है वह भी ज़्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता है। तो इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। अर्थात इस संशोधन से केवल और केवल जो राष्ट्रपति संबंध में जो उसकी शक्तियों की उसमें केवल संवैधानिक व्याख्या मात्र की गई है और मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। मूल उपबंध है वो वैसे के वैसे हैं जो कि त्यों है। इस संशोधन से केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर हुई है। व्याख्याएं और अलग अलग स्वरूप।
संविधान की व्याख्या को लेकर, ज़्यादातर आपको पता है संविधान की रक्षा और व्याख्या संबंधी कार्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, और संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच में अक्सर टकराव होते रहते हैं। संविधान में अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान में किसी एक व्याख्या को प्रमाणित सिद्ध करना पड़ता है। तो जैसा आपको पता है, संविधान की व्याख्या का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है, लेकिन संविधान की व्याख्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच में टकराव पैदा होता है, और टकराव न हो इसलिए संशोधन किए जाते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने से संसद को संशोधनों का सहारा लेना पड़ता है, और संविधान में किसी एक उपबंध की अपने हिसाब से व्याख्या है को प्रमाणित सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान में जो प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं होती है, संविधान की अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन व्याख्याओं से सहमति नहीं रखता, उसे न्यायालय के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो कई व्याख्या ऐसी होती है जो संसद के द्वारा की जाती है, और संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होता, तो न्यायालय को नियमों के द्वारा नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना होता है। 1970 से लेकर 1975 के दौरान, 1970 से लेकर 1975 के दौरान अनेक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संविधान की व्याख्या, संविधान की रक्षा को लेकर टकराव पैदा हुआ था। तो 1970 से लेकर 1975 के दौरान, 1975 में तो आपको पता है देश में आपातकाल लगा था, तो संविधान की व्याख्या को लेकर जब सरकार में या कार्यपालिका में और न्यायपालिका में टकराव पैदा हुआ, तो उसके कारण न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। न्यायपालिका और अधिकारों से संबंधित अध्याय में आप संसद और न्यायपालिका के बीच में तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार, आपको पता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच में अक्सर मतभेद पैदा हुए हैं। मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान के अनुसार 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार का दर्जा है, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच में अक्सर टकराव रहा है, अक्सर टकराव जैसा विषय वो सामने आता है। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद उठते रहे हैं। निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर, निजी संपत्ति की क्या परिभाषा हो, और संविधान में संशोधन को लेकर और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी प्राय संसद और न्यायपालिका के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलता रहा है। 1970 से लेकर 1975 में बार बार इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। न्यायपालिका द्वारा दी गई व्याख्या को संसद द्वारा बार बार संशोधित किया गया। संशोधन के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों को चैलेंज किया गया था। तो 1970 से 1975 वह दौर रहा जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही है वो काफ़ी हद तक हावी रही। इस कालखंड के दौरान संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव रहा, जिसमें न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को बार बार संसद द्वारा पलटा गया और उसकी अपने ढंग से व्याख्याएं हैं वो की गई। तो 1970 से लेकर 75 का जो कालखंड रहा है
उसमें संसद ने बार बार न्यायपालिका द्वारा दी गई व्याख्या को अप्रमाणित माना और उसकी प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किया। तो संसद द्वारा बार बार संशोधन का कार्य है वो 70 से लेकर 1975 के दौरान संसद द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों के विरुद्ध संसद ने बार बार संशोधन का सहारा लिया। तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया आज, तो यहाँ हमने राष्ट्रपति के बारे में भी स्पष्ट किया है। यहाँ याद रखना ये जरूरी है कि इस दौरान 1970 से लेकर 1975 के दौरान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही से लेकर देश में आपातकाल लागू करने जैसी घटनाएं भी हुई थी। इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूर्ण रूप से इस काल की राजनीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत की राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। सीनियर में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तो हमें याद रखना होगा कि इस कालखंड में, ये जो कालखंड रहा है 70 से लेकर 75 तक का, उस दौरान राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी रही जिसमें देश में इंदिरा गांधी के बहुमत का शासन, उनकी तानाशाही और देश में आपातकाल लागू करने और न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों को बार बार चैलेंज करके संविधान में संशोधन करने को अपने तरीके से सही माना गया था। इनके बारे में हम सीनियर क्लास में अधिक अध्ययन करेंगे। आगे है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। तीसरी दृष्टि में वो बहुत से संशोधन हैं जो आपस में राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्तापक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी आम सहमति का परिणाम है वो माना जा सकता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है ये संशोधन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। तो तीसरे प्रकार के जो संशोधन है उसमें ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों में आम सहमति रही। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि यह संशोधन देश की तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप ही था, यानी समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में संशोधन करना बहुत आवश्यक था। वास्तव में 1984 के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे गए थे। 1984 का वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसी कालखंड में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद में राजीव गांधी है वो देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद दिए गए अनेक संशोधनों में इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें, गठबंधन सरकारों के बावजूद भी इतने संशोधन क्यों किए गए? तो इसका कारण यही था कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों में समाकाल और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ संशोधन थे वो समसामयिक थे, जिनके पीछे आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को स्वीकार करते हैं या आकार लेते हुए देखते हैं। संशोधनों की इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल निरोधक कानून या 52वें संविधान संशोधन से हुई थी। 1984 के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के द्वारा अनेक संशोधन किए गए, जिनमें दल बदल निरोधक कानून, दल बदल या दल बदल विरोधी कानून या निरोधक कानून, विरोधी कानून, इसको लेकर 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल विरोधी या दल बदल विरोधी कानून पर आधारित है, जिसमें यदि एक पार्टी के सदस्य है वो जीत कर आने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो संशोधन की इसी क्रम की शुरुआत है वो दल बदल निरोधक कानून से 52वें संविधान संशोधन से हुई। और आपको पता है 52वें संविधान संशोधन को अपर्याप्त मानते हुए 91वां संविधान संशोधन, तो 52वां और 91वां संविधान संशोधन
दल बदल निरोध कानून से जुड़ा हुआ है। 91वां संविधान संशोधन, तो 52वां जो संविधान संशोधन है उसे 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल निरोध कानून को और अधिक सशक्त और अधिक मजबूत और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। तो दल बदल निरोध कानून के अलावा इस कालखंड में एक महत्वपूर्ण ये भी रहा कि मताधिकार की आयु को 52 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को बेटा सॉरी भूल से बोला गया, मताधिकार की आयु को 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर तो 52वां मैंने बोल दिया है वो भूल से बोल दिया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष है उसकी मताधिकार की आयु को कर दिया गया। 18 वर्ष मताधिकार की आयु निर्धारित की गई। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो मैंने आपको कहा था ये महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे वो 1984 के बाद में हुए थे। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मताधिकार की आयु निश्चित की गई। तो हम इस कालखंड में कई परिवर्तन देखते हैं। 1984 के बाद में अनेक संशोधन इसी क्रम में रखे गए थे। एक बार हम ध्यान रखना होगा कि इसमें जो सभी विपक्षी पार्टी है उनकी भी सहमति रही थी। अनेक संशोधन है वो इसी रूप में थे, जिनमें से एक प्रमुख दल बदल, तो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल निरोध कानून से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें दल बदल निरोध कानून को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। इसी प्रकार इसी कालखंड में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये भी 1984 के कालखंड के बाद की घटना है जिसमें अनेक संशोधन किए गए। तो मैंने आज बेटा आपको 52वें, 91वें और 61वें संविधान संशोधन के बारे में बताया है। इनको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क, इसे समझना है। जैसे बेटा मैंने आज आपको खूब समझाए, तो जैसे आप गौरव को भी मैं समझा रहा हूँ, इसी तरह आपको ये लिखना है। मताधिकार की आयु वाला भी लिखना है, 52वां और 91वें संविधान संशोधन, इनके बारे में आपको लिखना है, याद करना है बेटा। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।